हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आप हमें इसके बारे में ज़रूर बताइए। आज हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में। तो चलिए पहले हम टॉपिक के बारे में ही बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। तो पहले हम टॉपिक पे बातें कर लेते हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो काल है वो 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का काल प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल कहा गया। और प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के समय में जो हमारी मुख्य भाषा थी वो संस्कृत थी। संस्कृत का ही एक रूप मिलता है वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो थी वो प्राचीन आर्य भाषा का सबसे प्राचीनतम रूप है, जिसमें हमारे वैदिक साहित्य ही लिखे गए। और वैदिक संस्कृत को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिनको वैदिकी, वैदिक और छंदस और छांदस इन नामों से जाना जा सकता है। अगर आपकी एग्जाम्स में कभी आ जाता है कि वैदिक, वैदिकी या छांदस में से कोई 3 ऑप्शन देते हैं और एक नहीं देते हैं और पूछते हैं इसमें से कौन सा आप नाम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का नहीं है, तो आप उसके बारे में उन लोगों को वहाँ पर एक सही ऑप्शन चुन सकते हैं, अगर आपकी याद रखेंगे। क्योंकि हर एक टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है अगर नेट जेआरएफ आप कर रहे हैं। तो वैदिक, वैदिकी और छंदस और छांदस इन नामों से उसे जाना जाता है। और अगर वैदिक साहित्य की बात करें तो वैदिक साहित्य मुख्य 3 रूपों में विभाजित था: वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद। तो वेदों की संख्या सभी जानते हैं। वेदों की संख्या हमारे 4 है: ऋग, यजु, साम और अथर्व। ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। और उसके बाद बात आती है लौकिक संस्कृत की। तो लौकिक संस्कृत का जो समय काल था वो 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का है। यह आम जनमानस की भाषा थी, इसी कारण इसे लौकिक भी कहा गया। पाणिनि अष्टाध्यायी में इसी आर्य भाषा के रूप को देखा जा सकता है। यानी पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में जिस भाषा का प्रयोग किया वो आर्य भाषा यानी कि लौकिक संस्कृत का ही किया। यानी उन्होंने अपनी पूरी अष्टाध्यायी लौकिक संस्कृत में ही लिखी। इसके अलावा इसके अन्य ग्रंथ है वाल्मीकि कृत रामायण और वेद व्यास कृत महाभारत और रामायण जो थे वो लौकिक संस्कृत में ही लिखे गए। इसके बाद अब हम बात करते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा की। मध्यकालीन आर्य भाषा में जिस भाषा का सबसे पहले नाम लिया जाता है या जिसे प्रथम प्राकृत के नाम से भी जाना जाता है वह भाषा पाली थी। पाली का समय काल 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक का काल है। पाली का अर्थ है बुद्ध वचन, अर्थात यह बौद्ध धर्म की भाषा थी। इसमें बौद्ध साहित्य ही ज़्यादातर लिखा गया। यह लौकिक संस्कृत के बाद की भाषा थी। आप लोग ये बात कहीं पे नोट भी कर सकते हैं या फिर नोट्स है तो आप इसे कई बार अगर रिपीट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पाली जो थी वो प्रथम प्राकृत के नाम से जानी जाती है और इसे बुद्ध वचन भी कहते हैं। अर्थात यह जो पाली है ना, पाली जो थी वो बौद्धों की भाषा थी, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा बौद्ध साहित्य ही लिखे गए और इसी को मागधी नाम से भी जाना जाता है। और बात करते हैं इसमें मुख्य अगर ग्रंथों की, तो इसमें मुख्य 3 ग्रंथ ही लिखे गए जिसे त्रिपिटक कहते हैं। और ये 3 ग्रंथ थे सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ये 3 ग्रंथ बौद्ध साहित्य में लिखे गए मुख्य ग्रंथ हैं। इसके बाद बात आती है पाली प्रदेश और विद्वान, यानी पाली का प्रदेश विद्वानों ने कौन कौन से बताए। तो पाली भाषा का जो मुख्य प्रदेश श्रीलंकाई बौद्ध तथा चाइल्ड्स ने बताया। उन्होंने बताया पाली जो थी उसका क्षेत्र जो था वो मगध क्षेत्र था। वो मगध क्षेत्र की भाषा थी, मगध राज्य की भाषा थी। और वेस्टरगार्ड तथा स्टेनकोनो ने बताया कि यह उज्जैनी या विंध्य प्रदेश की भाषा थी। जबकि बात करते हैं ग्रियर्सन की, ग्रियर्सन ने भी इसको मगध की ही भाषा माना है। और सुनीत कुमार चटर्जी ने इसे मध्य देश की बोली कहा है। अर्थात मध्य देश की बोली यानी मध्य प्रदेश की बोली, जो आज के समय में मध्य प्रदेश बोला जाता है और तत्कालीन मध्य देश या सूरसेन बोला जाता था। अब बात करते हैं देवेंद्र नाथ शर्मा ने कहा कि यह मथुरा के आसपास के भूभाग की भाषा थी। और उदय नारायण तिवारी ने कहा यह मध्य देश की बोली थी। अर्थात अभी मैंने बताया है मध्य देश की बोली, सूरसेन की बोली या फिर मध्य प्रदेश की बोली जो
थी उसको इन्होंने माना है। अगर अब सर्वसम्मत की बात करें कि सभी ने अपनी सम्मति से किस भाषा को माना है, तो सर्वसम्मत से विद्वानों ने पाली भाषा का क्षेत्र मध्य प्रदेश की बोली को ही स्वीकार किया है। अब आगे बढ़ते हैं। प्राकृत यानी कि पाली को प्रथम प्राकृत और प्राकृत को द्वितीय प्राकृत की संज्ञा दी गई है, जिसका समय काल 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक का है। मध्यकालीन आर्य भाषा को प्राकृत भाषा भी कहा गया है। यह जैन साहित्य की भी भाषा है, अर्थात इसमें जैन साहित्य भी लिखे गए हैं। अगर पाली में हमारे बौद्ध साहित्य की रचना हुई है, तो प्राकृत में हमारे जैन साहित्य की रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। प्राकृत के बारे में दो मत और प्रचलित हैं। प्राकृत प्राचीन जनमानस की भाषा थी, ऐसा हमारे विद्वान लोग मानते हैं कि प्राकृत प्राचीन जनमानस की भाषा थी और प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, ऐसा हमारे विद्वानों ने माना है। विद्वानों के मत भी आप पढ़ लीजिए। उन्होंने जैसे विद्वानों में हेमचंद्र ने कहा है, प्रकृति संस्कृत तत्भवम ततः आगत्वा प्राकृत, अर्थात प्रकृति का मूल संस्कृत है, उसके बाद की जो भाषा आई वह प्राकृत है। यानी कि हेमचंद्र ने माना कि जो मूल भाषा है वो संस्कृत है और उससे निकली हुई भाषा प्राकृत है। राजशेखर ने भी कहा है, राजशेखर ने प्राकृत को मीठी भाषा तथा संस्कृत को कठोर भाषा की संज्ञा दी है। वाक्यपतिराज ने अपने गरुड़ वहो में कहा है कि जो प्राकृत है वह जन भाषा है, अर्थात जो आम जनमानस उस समय भाषा यूज करता था, उन्होंने उसे बताया है वाक्पतिराज ने पाली को। अब प्राकृत के भेद भी देख लेते। प्राकृत जैसे कि आज के समय में इंडिया यानी अपने भारत की बात करें तो कहीं अवधी, कहीं तेलुगु, कहीं तमिल, कहीं पंजाबी ऐसे बोली जाती है। उसमें प्राकृत भी इंडिया में कई भागों में अलग अलग बोली जाती थी, तो उसके ही भेद कर दिए गए। तो अब बात करते हैं उन्हीं भेदों की। तो सौरसेनी प्राकृत जिसका नाम सबसे पहले आता है, तो सौरसेनी प्राकृत, इसे मथुरा और सूरसेन यानी मध्य प्रदेश की बोली भी कहते हैं। वर्रुच ने इसे प्राकृत का मूल माना है। उन्होंने कहा जो सौरसेनी है, वर्रुच ने कहा जो सौरसेनी है वो प्राकृत भाषा का मूल भाग है, अर्थात वो उसकी जड़ है, वो उसकी मजबूती है। अब बात करते हैं पैसाची प्राकृत की। तो यह उत्तर पश्चिमी और कश्मीर पंजाब के आसपास की बोली जाने वाली भाषा है, पैसाची प्राकृत। अब उसके बाद आती है महाराष्ट्री प्राकृत। इस भाषा का जैसे नाम से ही ज्ञात होता है मूल भाग ही महाराष्ट्र है। मागधी प्राकृत, यह मगध देश की भाषा रही है। मार्कंडेय ने सौरसेनी से मागधी की उत्पत्ति बताई है, जबकि मैंने इससे पहले आपको भी बताया है मागधी किसे कहते हैं। वहाँ पर मागधी जो थी वो पाली को कहते थे, जबकि यहाँ पर मागधी प्राकृत का नाम आया है। तो मागधी प्राकृत जो थी और सौरसेनी से मागधी की उत्पत्ति हुई है। और अब बात करते हैं अर्धमागधी। जैसे कि ग्रियर्सन की बात आती है इसमें अर्धमागधी प्राकृत। ग्रियर्सन ने यह मध्य देश यानी सूरसेन और मगध के मध्यवर्ती देश अयोध्या, कोसल आदि की भाषा मानी है अर्धमागधी प्राकृत को। और अर्धमागधी प्राकृत ही वो भाषा थी जिसमें हमारे संपूर्ण जैन साहित्य प्राप्त होता है। जैसा कि हमने कहा था कि पाली में अगर हमारा बौद्ध साहित्य लिखा गया तो प्राकृत में हमारा संपूर्ण जैन साहित्य हमें प्राप्त होता है, और जिसमें हमारा संपूर्ण जैन साहित्य प्राप्त होता है वह हमारी अर्धमागधी प्राकृत ही थी। अब प्राकृत के महाकाव्यों की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यह एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो प्राकृत के महाकाव्यों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पहला टॉपिक आता है श्वेतबंध। यह प्रवरसेन की रचना थी। गौड़वहो, जैसा कि अभी मैंने पहले भी बताया है, वाक्पतिराज की रचना है। लीला वह कौतूहल की है। कुमारपाल चरित्र हेमचंद्र की रचना है। पवमचर्य की अगर हम बात करें तो यह बिमल सूरी की रचना है। सुरसुंदरी चर्य धनेश्वर सूरी की रचना है। वासुदेव हिंदी संगदा रागड़ी की रचना है।
और प्राकृत पैगलम, प्राकृत प्रकाश, पाइसद हड़वो ये वरुरुच की रचना है। ये हमारे वरुरुच की रचना है। और इसके बाद गाहा ससई, यानी ससई जिस भी चीज में लग जाती है, यानी समझ लो उसमें 700 ही होती है। तो ये गाहा ससई जिसमें 700 गाथाएं हैं, यह एक मुक्तक काव्य है तथा यह एक श्रृंगार ग्रंथ है जो प्राकृत भाषा में लिखा गया। हमारी समझ से और जैसा मैंने आज तक पढ़ा है तो यह एक पहला श्रृंगार ग्रंथ था जो गाहा ससाई के नाम से, जिसका संकलन हालवहन ने किया था। और उसके बाद आता है प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, इसे डॉक्टर रिचर्ड ने किया। और और प्राकृत का व्याकरण या हेमचंद्र की रचना है। और सबसे ज़रूरी बात जो मैंने यहाँ पर लिखी है नोट में कि हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। हेमचंद्र प्राकृत भाषा के बहुत बड़े लेखक हुए, जिनके बारे में हम आपको आगे और भी जानकारियाँ देंगे। तो अब हम बात करते हैं इसके आगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे अपभ्रंश के बारे में। अगर हाँ आपको प्राकृत के बारे में और कुछ भी मालूम करना है तो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। हम इसके बारे में आपको और अधिक जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए हो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और थैंक यू।